नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के जरिए आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं विजय झा जी से रूबरू होने। झा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मित्रों, बताते चलूं, जब बात आती है सुचिता, मुद्दे और सिद्धांतों की राजनीति जो करते हैं, वो जो आज की राजनीति है, पिछले 2 दशकों से जो राजनीति ने करवट बदली है, इसमें झा साहब सिद्धांत, सुचिता, मुद्दे की राजनीति गौण होकर रह गई है। और मित्रों, जब राजनीति में सिद्धांत, सुचिता गौण हो जाती है, तो जो समाज को लेकर के चलते हैं, देश को लेकर के चलते हैं और जिनकी चिंता होती है विकास को, आम जीवन से जुड़े हुए लोगों से, तो वे आज की जो राजनीति है, पिछले 2 दशक की राजनीति है, केंद्रीय राजनीति हो, स्टेट की राजनीति हो, जहां से पंचायत तक की राजनीति हो, राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। ये राजनीति अवसरवादिता की राजनीति आ चुकी है। ऐसे में झा साहब, जो कि सिद्धांत के पक्के, मुद्दे की राजनीति करने वाले, सुचिता की बात करने वाले राजनीति ने नहीं, झा साहब ने राजनीति से खुद को अलग कर लिया। और मित्रों, सबसे ये समाज सेवा के क्षेत्र में आम लोगों की बातें, इसी क्षेत्र से जो भी मुद्दा हो, चूंकि झारखंड, धनबाद का पूरा बेल्ट, हम कतरास में है इस वक्त, और पूरा बेल्ट कोलवरी माइनिंग का इलाका है, और माइनिंग है तो यहां से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठाते रहते हैं। अवैध माइनिंग, चाइल्ड लेबर इत्यादि के मुद्दे झा साहब उठाते रहते हैं। आइए मित्रों, भले झा साहब ने राजनीति छोड़ दी है, लेकिन राजनीति का मार्गदर्शन और बातें इन्हीं के माध्यम से आती है। तो हम शुरुआत करते हैं गांधी हैं। 2 दिन पहले आपके शहर, नगर, धनबाद, पूरे रांची धनबाद होते हुए उनका क्या कहते हैं, न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आपने हो सकता है वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप में एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है। राहुल गांधी जी साइकिल में वो जो कोयले चोरी करके लेके जाते हैं, उस साइकिल को अगर कहेंगे तो मैं भी दिखा भी दूंगा, है ना, वो, है ना, तो उसमें वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि सोरेन ने छूट दे रखी थी पूरी माइनिंग में, आम लोगों को पूरी कोयली चोरी चल ही रहा था, तो राहुल गांधी क्या इस यात्रा से साइकिल घसीट कर मैसेज दे रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी खनिज संपदा है वो राज्य की संपत्ति नहीं है, देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी यहाँ सीआईएसएफ को दी गई है, जो सीआईएसएफ केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है सीधा। तो सवाल यह भी है तब आपके प्रश्न के साथ कि सीआईएसएफ जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, तो वो अपनी भूमिका में लापरवाही क्यों कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है? यही सीआईएसएफ जब एयरपोर्ट पर ड्यूटी में रहता है, तब आप पावर बैंक भी नहीं ले जा सकते हैं। पावर बैंक आप लगेज में नहीं ले जा सकते हैं, आपको अपने साथ कैरी करना होगा। लेकिन वही सीआईएसएफ जब यहाँ है, तब ट्रक के ट्रक कोयला पार हो जा रहे हैं। तो इसको क्या समझा जाए? सबसे बड़ा सवाल है। मैं वो तस्वीर दिखला दूं मित्रों, आप बिल्कुल करीब से देख सकते हैं इस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। और इस तस्वीर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी और ये साइकिल में जो कोयला लदा हुआ है, बेहतर आप जानते हैं कि ये क्या इस तरह के कोयला ढुलाई या इस तरह कोयले वैध रूप से ये साइकिलों पे कोयले होते हैं? ये तो यहाँ से अब धनबाद तक जाइए, कोई रास्ता ऐसा नहीं है, कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ की यह दृश्य आपको नहीं देखने को मिले। और जब यही दृश्य राहुल गांधी जब इस तरह की फोटो खिंचवाते, फोटो सेशन करवाते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? ये काम चलते रहना चाहिए? नहीं,
क्या दे रहे हैं? आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस कोयला चोरी के खिलाफ झारखंड में एक पीआईएल है जो विजय कुमार झा के द्वारा दायर किया गया है। सिंगल पीआईएल जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने रोकने के लिए क्या किया इसको? क्यों नहीं सीआईएसएफ को इतनी सख्ती दे दी कि जहां से निकलता है वहीं गिरफ्तार हो जाए? यह जवाब तो उनको देना चाहिए कि जो अरबों रुपए करोड़ रुपए की डेली प्रतिदिन जो लूट हो रही है, इसमें उनकी क्या सहभागिता है? वो खामोश क्यों है? यह पहला दिन कोई नहीं है कि साइकिल पर ले जाते हुए दिख रहे हैं। राहुल जी को बता रहा हूँ, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो सहयोगी भी है आपके सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में। सहयोगी हैं सरकार में, निश्चित रूप से सहयोगी हैं। हमारा इस कोयला चोरी पर है कि एक तो मैंने पीआईएल किया क्योंकि मैं इस कोयला चोरी के खिलाफ हूँ जी, और उसके बाद बहुत हद तक अंकुश लगा। नहीं तो आप चौक पर खड़े होते, अभी चौक पर, तो वहां से देखते आप हाईवा और ट्रकों में दिन दहाड़े प्रशासनिक कार्यालय जो है यहाँ, उसके सामने से आपको गुजरता हुआ मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कोयलांचल में जो है कारण, ऐसे नौजवान जो होते हैं, उसका एकमात्र कारण गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी है। जब तक सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर अंकुश नहीं लगाएगी, आप जेल में भी डाल देंगे, कल जब जेल से निकल के आएगा फिर ये वही काम करेगा, क्योंकि भूख से तो ये नहीं मरेगा। ये जितना 100, 200 रुपया, 500 रुपया भी अगर बचा लेगा तो ये फिर उसी काम में उतर जाएगा। इसलिए पहली आवश्यकता है सरकार को कि इसका रोजगार दें, क्योंकि कल ही के जब इसमें ये खबर छपी, पहला कॉलम में ये भी छपा है कि आयकर विभाग में 12,000 पद रिक्त हैं। 12,000। तो एक बेरोजगार को अगर नौकरी मिल जाता है तो उसके घर में दिवाली मनती है, उसके लिए दिवाली है वो। और सरकार का आज कोई विभाग ऐसा नहीं है, कोई विभाग जिसमें कि लाखों पद रिक्त नहीं है। तब इसलिए सबसे बड़ा अपराधी है सरकार में बैठे लोग, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। उनके यहाँ एक भी यदि बेरोजगार है तब उनको विलासिता पूर्ण राजनीतिक जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ भूख से बिलबिला रहे हैं बच्चों को, ये आया है ना, 14 करोड़ बच्चों को दूध नहीं आज, 14 करोड़ बच्चे दूध मर रहे हैं, और उसमें यदि हम विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं तो यह कहाँ का न्याय है? और एक एक आदमी को कई एक पेंशन, राज्यसभा मेंबर रह गए उसका पेंशन, लोकसभा मेंबर रह गए उनका पेंशन, विधायक रहे उसका पेंशन, सरकारी नौकरी में थे तो उसका पेंशन। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो यूपीएससी में थे, मतलब आईएएस थे, उसका पेंशन, फिर वो विधानसभा के सदस्य बने, उसका पेंशन, फिर वो राज्यसभा में रहे, उसका पेंशन, फिर वो लोकसभा में रहे, उसका पेंशन। एक 5 पेंशन, 4 पेंशन मिल रहा है। और एक तरफ एक उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो कोयला ढो रहा है। अपराधी कौन? जो कानून बनाने वाले। आप एक पेंशन क्यों नहीं, ठीक है 4 पेंशन में उसी को चुनने का अधिकार दीजिए कि आपको सबसे अधिक जो पेंशन मिलता है वो सिलेक्ट कर, और 3 पेंशन रद्द होना चाहिए। जिस देश में इतनी भूखमरी हो कि आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हो जिंदा रहने के लिए 5 किलो, इसका मतलब आप मानते हैं यदि हम नहीं देंगे तो जिंदा नहीं रहेगा। जहां इतनी भूखमरी हो वहां 4 पेंशन, और उसके बाद केंद्र सरकार खामोश रहे, एक कानून नहीं लाए इसके लिए, अपराधी कौन? ये सवाल होना चाहिए। झा जी, ये तो हो गई भूखमरी की बात, और मैं राहुल गांधी का वो साइकिल वाला, और फिर आते हैं हम ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो क्या ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पूरे भारत में न्याय यात्रा और भारत को जोड़ लेंगे, और मोदी सरकार को राजनीति या आने वाले चुनाव में जो इंडी गठबंधन को बात भूली जाइए, राहुल की ही बात करें तो चुनौती खड़ी कर पाएंगे? लग रहा है इन रास्तों से मोदी को, उनकी सत्ता को, भाजपा को डिगाया जा सके। मैं इस पूरी यात्रा को सिर्फ इस रूप में देखता हूं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, वहां एक वकील की हैसियत से वो थे, लेकिन वहां उन्होंने 2म दर्जे की नागरिकता का जो स्थिति थी भारतीय की, उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन किया था वहां।
और उससे उनको प्रसिद्धि मिली थी और वो प्रसिद्धि उनके साथ यहाँ आई थी। तब जब वो आए तो उनको कहा गया कि आप भारत पहले भ्रमण कीजिए, भारत को जानिए, भारतीयता को जानिए, भारतीयों से जुड़िए, यहाँ की समस्या, यहाँ की शक्ति क्या है उसको आप समझने के लिए भारत भ्रमण कीजिए। और वो भारत भ्रमण पर निकले थे और वही भारत भ्रमण उनको मोहन दास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। तो आप तुलना कर तो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये समझता हूं कि भारत यदि घूम रहे हैं तो अच्छी बात है, भारत की आत्मा को जाने, भारत की आत्मा को पहचाने। सत्ता सुखी सब कुछ नहीं है, सत्ता ही सब कुछ ये जवाब दे लेंगे। सत्ता में कितने लोग रहेंगे? 543 MP, 250 राज्यसभा और यहाँ 81 विधानसभा और 6 राज्यसभा, तो बस इतना ही। तो क्या वही व्यक्ति ही असली भारतीय है क्या? हर भारतीय को भारत को जानना चाहिए, भारत की आत्मा के करीब पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। भारत का दुख दर्द क्या है, क्या करने से भारत के हम खुशी, भारत को खुशहाल, भारतीयता को और उन्नत और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, यह अगर जानने समझने का कोई प्रयास कर रहा है तो यह तो सार्थक प्रयास है। इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है। अगर उनको अगर इससे कुछ अगर ज्ञान में वृद्धि हो जाती है और भारत को और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं तो खुशी की बात है। सत्ता की चुनौती की बात मैं कर रहा हूँ कि आने अब इलेक्शन है 1 महीने के बाद। चुनौती तो एक व्यक्ति कोई पार्टी बनाता है ना, तो वह भी सत्ता को चुनौती देता है। और चाणक्य ने अकेला चुनौती नंदवंश को दे दिया, अकेला। ये चुनौती कर रहा है। बहुत कुछ तो वक्त के भविष्य के गर्भ में होता है। बहुत सी बातें हम और आप आज बैठ के नहीं तय कर सकते। कब कौन सा बात पूरा देश को अपील कर जाए ये हम लोग नहीं कह सकते। इसलिए बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है, उसको छोड़ देना चाहिए। और मैं समझता हूँ भारत को जानने समझने के लिए निकले हैं, इसी रूप में लेना चाहिए। ठीक, तो ये लगे हाथ तो लोकसभा इलेक्शन है, 20 सीटें आपके पास हैं, 14 सीटें यहाँ पे हैं। क्या लग रहा है इस बार 14 सीट भाजपा की झोली में है कि? अभी देखिए जिस प्रकार से आज का चुनाव का जो चेहरा हो गया है वो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है मनी फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप जान रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो नया अब रिवाज चला है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी भी दल को मदद कर सकते हैं, तो खाली आप देख लीजिए पिछले 5 वर्षों में किस पार्टी को कितना मिला। इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि हर पार्टी की स्थिति क्या है, वो अपने उम्मीदवार को क्या हेल्प कर पाएगा। मुझे एक बड़े नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मर्ज कर गया किसी दल में कि पार्टी चलाना मेरे लिए असंभव था, मेरे पास पैसे नहीं है पार्टी चलाने। मैं पार्टी प्रमुख की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी चलाना मेरे लिए मुश्किल है, कौन पैसा देगा हमको? इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके वो और वो कोई बड़ा काम ले लेना चाहता है, मैं काम देने की स्थिति में नहीं हूं। तो जब यह पैसा जब प्रमुख रूप से ले लिया है स्थान, तो इसलिए पैसे की भूमिका बड़ी है। एक दूसरा, एडीआर का रिपोर्ट ही पोल खोल देता है कि दागी, अपराधी, सजायाफ्ता, गुंडा, माफिया, डॉन को लेने की होड़ लगी हुई है। कौन इसको ले करके अपने पाले में खड़ा कर लेता है? ये वही अभी स्थिति है वर्तमान की। एक दबंग के खिलाफ एफआईआर करने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे जब उम्मीदवार बन जाएंगे, जिस भी पाले में रहेंगे, उनको हम और आप क्या कर लेंगे? वह तो वोट खरीद भी लेगा इलेक्टोरल बॉन्ड से और धमका के वोट देने से रोक भी लेगा, धमका के वोट ले भी लेगा। तो यह चुनावी स्थिति है आज के दौर में। तो अंतिम है जरा हमारे जो दर्शक है, जो भी आपको जानने वाले हैं पूरे देश, ये चैनल पूरे देश में आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम आम मतदाता वोट देने जाएं तो उनके दिमाग में क्या चाहिए, ये मैसेज दे दीजिए। सबसे पहले लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आप वोट कीजिए। मताधिकार बहुत बड़ा ताकत है और इस मताधिकार के माध्यम से ही हम आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ लोकतंत्र दे सकते हैं। इसीलिए वोट को किसी गुंडा, माफिया, अपराधी, सजायाफ्ता, डॉन को मत दीजिए।
और व्यक्ति को दीजिए, चरित्र को दीजिए। चरित्र, योग्यता, ईमानदारी पर परखिए और उसके बाद अपना वोट कीजिए, चाहे वो किसी दल का हो, किसी धर्म का हो। यदि व्यक्ति अच्छा रहेगा, व्यक्ति ईमानदार रहेगा, तो वह लोकतंत्र के हित में काम करेगा, लोकतंत्र के विपरीत काम नहीं करेगा और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक मतदाता की हैसियत से हम सबकी है कि हम अपना वोट कैसे